हाँ बेटा, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल नंबर 5। आप देखोगे तो सिंपल कंपनी की बैलेंस शीट की तरह दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा यहां पर हमें। ये हो गया जी टोटल करंट ईयर की फिगर, बेटे प्रीवियस ईयर की फिगर, फिर है जी असेट्स। बेटे असेट्स के केस में यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या? यहाँ पे बैलेंस शीट का जो लिक्विडिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था कभी फाउंडेशन में, कहीं पे बेसिक्स में, ये उसी उसी वे में ये बैलेंस शीट बनाते हैं। यानी कि सबसे पहले सबसे लिक्विड असेट्स को ये ऊपर रखते हैं, और एक होता था परमानेंट ऑर्डर, एक होता था लिक्विडिटी ऑर्डर। परमानेंट ऑर्डर में क्या होता था, सबसे ऊपर कौन सी बैलेंस शीट रखी जाती थी? बताओ, बैलेंस शीट में कौन सी चीज रखी जाती थी जो सबसे ज्यादा परमानेंट रहती है? हम नॉर्मली जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो परमानेंट ऑर्डर में ही बनाते हैं। जैसे सबसे ऊपर फिक्स एसेट्स आता है, फिर थोड़ा सा कम परमानेंट रखते हैं वहां पर क्या, इन्वेस्टमेंट्स, फिर थोड़ा सा कम परमानेंट यानी लिक्विड वाली असेट्स वगैरह। अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक के केस में। बैंक के केस में लिक्विडिटी ऑर्डर में बैलेंस शीट बनती है, यानी कि एकदम रिवर्स ऑर्डर है उसका। कैसे? बेटे सबसे ऊपर रखा जाएगा कैश। कैश और बैंक जो भी है, हमारा जो भी बैलेंस है वो विद आरबीआई। सबसे पहले बेटे कौन सा आएगा? ये वाला, सबसे ज्यादा जो लिक्विड है, कैश एंड बैंक बैलेंस विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। 6, शेड्यूल नंबर 6। फिर है बैलेंस विद बैंक्स, जो दूसरे बैंक्स है, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल। ऐसी चीजें जो फटाफट से हो जाए, मतलब लेकिन अदर के पास में है। शेड्यूल नंबर 7, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस पूरा नाम है इसका, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस पे पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट ये है बेटे शेड्यूल नंबर 7। अगला है हमारा फिर थोड़ा सा कम लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने कहीं पे पैसा लगा रखा है। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक का काम यही तो है, बैंक सस्ते पे ब्याज पे उठाता है, महंगे ब्याज पे देता है, या फिर कहीं पे बड़ी अच्छी जगह पे पैसा लगाता है और डिफरेंस पर खेलता है। इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट है जी आपका एडवांसेस। जितने भी हमारे लोन्स वगैरह आते हैं वो सब बेटे एडवांसेस में, एडवांसेस का पार्ट होते हैं। किसी को हाउस लोन दिया, किसी को बिजनेस लोन दिया, किसी को मुद्रा लोन दिया, किसी को व्हीकल लोन दिया, वो सब बेटे एडवांसेस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, शेड्यूल नंबर 10। फिर है हमारा अदर असेट्स, जिसका कोई नहीं उसका अदर होता है। टोटल। फिर कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं अपने पास में, आप सब लोग समझते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वो चीजें होती है, कॉन्टेन लायबिलिटीज, है ना। आइए जी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ये है हमारा शेड्यूल नंबर 13, सॉरी 12, 12, 13 तो इंटरेस्ट का है। शेड्यूल नंबर 12। फिर एक चीज ऐसी भी होती है जिसका कोई शेड्यूल नहीं होता है, वो क्या है जी? बिल्स फॉर कलेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं जी इसके। बिल्स फॉर कलेक्शन,
हाँ जी, बिल्स फॉर कलेक्शन। ध्यान रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने टोटल 16 शेड्यूल बनाए हैं। उसके अलावा कोई भी शेड्यूल वो सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकती है बैंकिंग कंपनीज। चलिए जी, तो यहां तक सबका नोट हो गया होगा। मैं आगे चल रहा हूं। बताओ बेटे, 1 2 3 4 5, सबसे पहले शुरू के दो किसके हैं बोलो? मालिक के खुद, ओनर का फंड, ठीक है। फिर बेटे कुछ परमानेंट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, किसी ने एफडी करा रखा है बैंक, एफडी करा रखी है बैंक में, किसी ने रिकरिंग डिपॉजिट्स करा रखी है, ठीक है ना। ये सब चीजें किसी से हो सकता है बेटे, किसी ने सुकन्या करा रखा हो अपने बच्चों के लिए, है ना। किसी ने हो सकता है जनधन योजना वाले खाते खुला रखे हो, उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट करा रखा हो। तो वो सब के सब कहाँ आएंगे? बैंक के लिहाज से सोचो, बैंक के एंगल से सोचोगे तो बैंक के लिए तो एक लायबिलिटी है ना डिपॉजिट्स, और लंबे टाइम के लिए बात जाती है उसमें। बोरोइंग्स, बैंक में हो सकता है दूसरे किसी बैंक से लोन ले रखा हो, बाहर वाले उससे ले रखा हो, आरबीआई से लोन ले रखा हो, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती है बैंक क्या करता है, बैंक लोन भी ले सकता है, ठीक है। कोई और करंट लायबिलिटी हो तो बेटे ध्यान रखना, ये क्या है? हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओनर्स का फंड 1 2, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 3 4, और बेटे 5 अदर करंट लायबिलिटीज। याद हो गया? कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ओनर का फंड है 1 2, 3 और 4 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स, और 5th नंबर है बेटे अदर करंट लायबिलिटीज। मैं एसेट्स की बात करूं, अपने से ज्यादा भरोसा है बैंक को आरबीआई पे, इसलिए सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स ऊपर आई, कैश और बैंक बैलेंस विद आरबीआई। फिर दूसरा कैश और बैंक बैलेंस विद अदर बैंक्स। बेटे ये सारे की सारी बैंक बैलेंस की, कैश की बात है आरबीआई के पास और अदर बैंक के पास में, ठीक है। फिर है अपने थोड़ा सा परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स, वो क्या है बेटे? इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस, जितने भी लोन्स दे रखे हैं। और उसके बाद में क्या? फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स। 6 7 कैश बैंक, 8 9 इन्वेस्टमेंट एडवांस, और फिक्स एसेट्स अदर एसेट्स 10 11। बोलो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 क्या है? कैपिटल, और नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बिना देखे करोगे तो जल्दी मजा आएगा, जल्दी जल्दी। नंबर 1 कैपिटल, और नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, ओनर का फंड हो गया। फिर लॉन्ग टर्म वाले डिपॉजिट्स नंबर 3, और एडवांसेस नंबर 4। फिर क्या है? नंबर 5 अदर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। अब बात करते हैं असेट्स की। असेट्स में नंबर 1 आरबीआई पे ज्यादा भरोसा है अपने से ज्यादा, फिर दूसरे बैंक्स पे ज्यादा भरोसा है, कैश और बैंक बैलेंस विद आरबीआई, है ना। और दूसरा बैंक बैलेंस विद अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर मतलब ये तो क्या 6 7, फिर क्या है 8 किसका है बोलो? किस चीज का है? 8 है हमारा किस चीज का? मैं आपको अलाउ करता हूँ अगर आप बोलना चाहें तो। 8 है हमारा इन्वेस्टमेंट्स का, और फिर 9th है हमारा किसका? एडवांसेस का, ठीक है। फिर है 10 और 11 फिक्स एसेट्स और अदर। क्लियर? रिवर्स ऑर्डर में बोलना एक बार जल्दी से। 11 नंबर किसका है? अदर्स का। उससे पहले क्या है? 10 फिक्स एसेट्स, फिर एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर बैंक बैलेंस विद अदर बैंक, कैश बैलेंस विद आरबीआई, फिर रिवर्स में अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, परमानेंट वाली, बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिपॉजिट्स, फिर सरप्लस, फिर जो है कैपिटल। हाँ, ये याद करने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूं। वैसे तो देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी चीज को, चाहे थ्योरी हो, स्पेशली थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में, तो वो फंडा मैं यहाँ पे लगाता हूँ हमेशा। क्या हमारे को ना एग्जाम में कहीं से भी एक कड़ी मिल जाए तो हमें सारी कड़ी याद आ जाती थी। रीजन क्योंकि हम पहले सीधे रट्टे लगाते थे, फिर हम उल्टे रट्टे लगाते थे, फिर हम बीच में से 2 अलग अलग पार्ट कर करके रट्टे लगाते थे। अब मैंने कहा हमारे कहीं भी हाथ लग जाए। एनीवेज, तो अपना अपना तरीका है। एक बार फिर से हम लोग करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 3
बोलो बोलो। नंबर 3 क्या है बोलो? डिपॉजिट्स, फिर बोरोइंग्स नंबर 4, नंबर 5 अदर लायबिलिटीज, फिर हो गया असेट्स वाला हाथ शुरू। 6 नंबर आरबीआई, 7 नंबर अदर बैंक्स, 8 नंबर इन्वेस्टमेंट्स, 9th नंबर एडवांसेस, फिर 10th फिक्स एसेट्स और 11 अदर। इसके बाद में बेटे 12th नंबर किसका है बोलो? हमारा कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का। फिर बिल्स ऑफ कलेक्शन लिखते हैं लेकिन उसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। अब 12 के बाद में बताओ क्या आता है? 12 के बाद में बताओ क्या आता है? 13। तो 13 कहां से शुरू होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो अब जो अगला शेड्यूल नंबर है वो कहां पे है? 13 कहां पे है? प्रॉफिट एंड लॉस में। खींचो बेटे फटाफट से, हमने खींच लिया था। लो जी, शेड्यूल नंबर 13 से शुरुआत होगी प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न की। लो जी हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा बेटे? पार्टिकुलर्स। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? शेड्यूल नंबर। फिर है अमाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। और ये पिछले साल की अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। लो बेटे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा जी? सबसे पहले यहाँ पे आएगा, ध्यान से, मैं इसके ना 4 पार्ट कर रहा हूँ। एक तो बेटे इनकम, सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले मुझे मुझे देखो यहाँ पे सामने मैं क्या कर रहा हूँ स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे देखो। इनकम्स, जो इनकम्स हो जाएंगी मैं उनका टोटल करूंगा। फिर नंबर 2 एक्सपेंडिचर, फिर मैं उनका टोटल करूंगा। फिर इनकम में से एक्सपेंस घटा करके हमारा आ जाएगा नंबर 3rd पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी यहाँ पे आना है। क्लियर? उसमें करंट ईयर का आ जाएगा और बेटे कुछ पुराने वाला ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग, मतलब ओपनिंग। तो ये टोटल बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। फिर इस प्रॉफिट के हम कुछ क्या करेंगे? नंबर 4 हम क्या करेंगे? यहाँ पे एप्रोप्रिएशन करेंगे। जो जो हमें बोल रखा है कि भाई हम लोग इतने वहां पे भेजेंगे कम से कम, जैसे एसएलआर में भेजेंगे या उस वाले रिजर्व में भेजेंगे, उस वाले रिजर्व में भेजेंगे, है ना, या कोई डिविडेंड वगैरह बांटेंगे, कोई कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, बाकी बैलेंस कहाँ लेके जाएंगे हम? बैलेंस शीट में। ये इस तरह से होगा जी। सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं स्टेटमेंट। भाई करेंगे क्या? इनकम, फिर उसमें से क्या घटाएंगे? खर्चे, तो बच जाएगा हमारा प्रॉफिट करंट ईयर का। फिर उसमें हम पुराना बैलेंस जोड़ेंगे ओपनिंग वाला, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा जी। फिर इस प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएशन होगा और कुछ हमारा बैलेंस चला जाएगा जी। कहाँ पर? बैलेंस शीट। आइए जी एक पिक्चर हमेशा समराइज होनी चाहिए अपने माइंड में। आओ जी, हाँ, अब निकला, लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले बेटे इनकम्स, इनकम्स में है इंटरेस्ट इनकम, जो हमने इंटरेस्ट अर्न है। लो जी, फिर है बेटे अदर इनकम्स, अदर इनकम्स, इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी कमाएगा बैंक, वो बेटे इसी में आएगा। 13 और
14, इनके शेड्यूल नंबर क्या है बोलो? 13 और 14। लो भाई, ये तो सारे शेड्यूल याद होते जा रहे हैं अपने आप को। फिर एक्सपेंडिचर में बेटे जैसे इंटरेस्ट इनकम ये अर्न कर रहा है, ये बैंक का मेन काम क्या है? मेन काम क्या है? सस्ते ब्याज पे लेकर के महंगे ब्याज पे देना। यानी इसका जो मेन खर्चा है वो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और ये क्या है? शेड्यूल नंबर 15। कह रहे बैंक को ऑपरेट करने के भी तो खर्चे होते होंगे कि हाँ जी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम डाल रहे हैं शेड्यूल नंबर 16 में। कह रहे अब इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या? कुछ प्रोविजंस और कंटिजेंसी, ये तो हमेशा हर जगह का पार्ट है, हर बिजनेस का पार्ट है, तो फिर बैंकिंग बिजनेस में क्यों नहीं? तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, इसका कोई भी शेड्यूल नहीं है, ध्यान रखना। ये हो गया जी हमारा इधर एक्सपेंस का टोटल। सिर्फ 16 तक शेड्यूल हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने बना रखे हैं। अगर कोई और शेड्यूल बैंक बनाना चाहे तो बना सकते हैं बैंकिंग कंपनी अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन इनके नंबर यही रहेंगे जी। जैसे नोट्स टू अकाउंट्स बना ले, कोई डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन इनके शेड्यूल नंबर हिलाएंगे नहीं। अच्छा, शुरू करें? यस। तो ये तो है बेटे यहां पर इनकम की बात। अब इनकम में क्या है जी? नेट प्रॉफिट और लॉस, इसको मैं बोलता हूं नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ करंट ईयर। मैं इसको एक नाम दूं क्या? इसको बोल देता हूं टोटल ए, इसको बोल देता हूं टोटल बी, और ये आ गया बेटे ए माइनस बी। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं आप ए माइनस बी ऐसे लिखें। अब इसमें बेटे कुछ हो सकता है पुराना बैलेंस आ रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस का हमेशा ओपनिंग बैलेंस भी नॉर्मली कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया जी। अब इसमें से इस टोटल को हमने यहाँ पे लिख लिया जी, ये रहा जी टोटल। अब इसका करो जी क्या करना है, कुछ बांटेंगे और कुछ बैलेंस शीट में रख देंगे उठा के। बेटे गलती मत करना कभी। आप सोचो सर कैश रिजर्व रेशो सबसे पहले रिजर्व में जाना जरूरी है, वो कैश का रखना जरूरी है, ना कि प्रॉफिट का। समझ रहे मेरी बात? बच्चा कहाँ गलती में आता है? बच्चा कहते हैं सर आप यहाँ पे जो लिखा रहे हो खाली SLR लिखवा रहे हो, आपने क्यों नहीं लिखवाया यहाँ पे CRR? वो तो कैश रिजर्व रेशियो भी तो मेंटेन रखना जरूरी है। मैंने कहा वो प्रॉफिट नहीं, वो कैश की बात होती है कि आप अपने कैश, अपनी NTDL का 4% कैश RBI के पास पहुंचा दो, या जो भी है, मतलब इतना आपको रिजर्व तो आपको रखना पड़ेगा। वो कैश को उठा करके कहीं और रखने की बात हो रही है। यहाँ पे बात है प्रॉफिट जो आया उसका क्या करोगे? उसको खा जाओगे या उठा के क्या करोगे? कहते हैं क्या, सबसे पहले हम उसको अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करो, ट्रांसफर टू SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रिजर्व। सबसे पहले ये आपको याद है हमने इसकी परसेंटेज पढ़ी थी। अब कितनी परसेंटेज चल रही है बताओ इसकी जल्दी से। मैं अलाउ करता हूं, अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। 1 2 3, याद है? 18, वेरी गुड। पहले इसकी होती थी 21 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और 6 महीने पहले, एग्जाम के 6 महीने पहले की हमें देखनी है बस। अगर पिछले 6 महीने के अंदर अंदर कोई चेंज आया, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। इट्स बेटर कि हम लोग RTP को यूज करें। RTP में जो परसेंटेज यूज कर रखी होती है वही एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का क्या होता है? बच्चा बैंकिंग कंपनी पढ़ लेता है, फिर 1 साल के बाद में कोई एग्जाम दे रहा होता है, वो कहता है मैंने तो 1 साल पहले पढ़ा था कुछ नहीं, स्टडी मैट उठाओ, सबसे बढ़िया है SLR का जो लेटेस्ट रेट चल रहा है वो देखो, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से वही एप्लीकेबल होता है बस 6 महीने पुराना हो स्टडी मैट। 6 महीने से मतलब ये ना हो कि 6 महीने के अंदर अंदर वाला करें। और सर CRR का 4% है ना? हाँ अभी तो 4% है, अभी तो 4% है। लो जी, अब एप्रोप्रिएशन में क्या क्या करेंगे भैया? तो रिजर्व में ले जाएंगे या डिविडेंड बांटेंगे? यस, क्योंकि बैंक भी तो एक कंपनी होता है।
तो ट्रांसफर टू एसएलआर, ध्यान रखना ये जो प्रॉफिट था यही मैंने यहाँ पे रखा जो टोटल हो गया था, जिसमें ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर दोनों का। कह रहे ट्रांसफर टू एसएलआर, ठीक है। कोई और रिजर्व हो जिसमें तुम्हें ट्रांसफर करना हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व्स। नेक्स्ट, हाँ जी, कोई डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड, डिविडेंड, और फिर है हमारा बाकी का जो भी बैलेंस है, बैलेंस ट्रांसफर टू शेड्यूल टू, शेड्यूल टू याद है, हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटे ये वही है जो आपका शेड्यूल टू है वहां पर। शुरू करें जी, आइए जी। अब इनके बारे में होगी डिटेल से बात सबकी, और ऐसे नहीं, इनको लिखेंगे भी हम, लिख लिख के समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें इनको लिखना होगा जी। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ नोट लिखाना है। एक लिखिए बेटे फटाफट से नोट। नोट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 prescribes only 1 to 16 शेड्यूल, 1 से लेके 16 तक के शेड्यूल हैं जो प्रेस्क्राइब करते हैं। कोमा, एनी अदर शेड्यूल, एनी अदर शेड्यूल prepared by banking company, यहाँ पे लिखो एनी अदर से इफ एनी अदर शेड्यूल prepared by banking company, then this is only for better understanding या better presentation। अच्छा हुआ मैंने वेटिंग रूम हटा रखा है, अब सत्य आराम से घूम सकती है, बार बार बाहर जा ही रही है। आओ जी, लिखो नेक्स्ट लाइन में, हेंस banks may prepare in addition to above schedule 17 for notes to accounts and schedule 18 for disclosure of accounting policies। बैंक चाहे तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे बना सकता है। ठीक है जी,
अब हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो में दिक्कत आ रही है? अच्छा वो फोन आ रहा था ना, समझ गया। अभी ओके है? ओहो, ये फोनवा का कसूर है, आप समझे हैं। आओ जी बेटे फटाफट से लिखो शेड्यूल। अब हम इनको ना डिटेल में लिखेंगे। शेड्यूल नंबर 1 और हेडिंग डालो बेटे कैपिटल। कैपिटल देखो मैं बुक से भी इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन इट्स बेटर कि हम लोग उसको समझते हुए लिख ही लें, क्योंकि जितना टाइम हम लोग उसको वहां से किताब खोलेंगे, पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, हम लोग लिखते लिखते इसको बात करते करते समझ भी जाएंगे। पार्टिकुलर्स, फिर वही बात, अमाउंट एज एट 31st March 2020, अमाउंट एज एट 31st March 2019। इसमें क्या है देखो 1 फिर 2 और फिर 3, तीन चीजों में इसको बांटा गया है। नंबर 1, फॉर नेशनलाइज बैंक, ऐसे बैंक्स जो नेशनलाइज बैंक्स हैं उनके लिए, क्योंकि बेटे फॉर्मेट तो सभी बैंक्स के लिए बना हुआ है ना, जो नेशनलाइज बैंक है उनकी बात अलग कर रहे हैं। और ऐसे बैंक्स, ये दूसरी जो बताई गई है यहाँ इंफॉर्मेशन, मतलब इनमें से कोई एक ही होगा, इनमें से कोई एक ही होगा। अच्छा, फॉर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसे बैंक जो इनकॉर्पोरेट हुए आउटसाइड इंडिया। भाई नेशनलाइज किसको बोलते हैं? जहां पे उनकी कैपिटल जो है फुल्ली ओन्ड। आ गई सत्य, बार बार घूम रही है, बार बार क्लास के बाहर क्यों घूम रहे हो बेटा, अंदर आओ। फुल्ली ओन्ड बाई गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट की ओनरशिप है उसको बोलते बेटे नेशनलाइज बैंक। अच्छा, फोर बैंक्स इनकॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया, ऐसे केस में उसकी कैपिटल या तो भाई ये वाला बैंक होगा या वो वाला बैंक होगा, जिसकी भी कैपिटल हमें लिखनी है। नंबर 3, और जो अदर बैंक्स होते हैं, नंबर 3 बेटे जो अदर बैंक्स होते हैं उसमें बिल्कुल कंपनी की जैसी कहानी चलती है पूरी। फॉर अदर बैंक्स, मोस्टली हमें क्वेश्चन में अदर बैंक्स वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और यहां पर हम बिल्कुल कंपनी की तरह से ही कैपिटल को वैसे लिखना शुरू करेंगे। बोलो सबसे पहले क्या लिखते थे वहां, सजाने वाली कैपिटल। फिर हम क्या करते थे बोलो, फिर आती थी इशूड, और फिर क्या आती थी बोलो, सब्सक्राइब। जितने हमने इशू किए उसमें से कितने ने सब्सक्राइब किया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में कितने कॉल्ड अप हैं, उसमें से अगर हम घटा दें कॉल्स इन एरियर्स, फिर क्या होता था बोलो बोलो, फिर आता था सर पेड अप। और कुछ कभी कभी ऐसे होते थे किसी बैंक के शेयर, आपको पता है हमारे HDFC बैंक के शेयर बता रहे थे चाउमाओ ने खरीद लिए कुछ, शेयर्स होते हैं बेटे बकायदा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल। कभी आप सोचो कि बैंक्स में होता क्या है,
हर बैंक सरकार के होल्ड में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गवर्न जरूर सरकार करेगी। जैसे रोड है, रोड हमारे गली मोहल्ले की भी रोड है, पर नियम तो वही चलेंगे, सरकार के चलेंगे लेफ्ट साइड, है ना। तो बेटे ध्यान से, फॉरफीटेड अमाउंट, शेयर फॉरफीचर अमाउंट, तो ये आएगा जी फिर यहाँ पे टोटल। एक नोट डालो यहाँ पे, क्या, फॉर बैंक देयर कैन बी, बेटे ये किसी क्लास में नहीं मिलेगा, आपको ये समझना है खुद ही। देयर कैन बी इररिडीमेबल, तुम्हारे स्टडी मैट में ये सब बातें, सब मैं स्टडी मैट से उठा रहा हूँ, सारी चीजें, सब जो समरी बनाई हुई है वो सब वहीं से बनाई हुई है। बेटे क्या बैंक्स पे कंपनीज एक्ट 2013 लगता है? नहीं, उस पर तो बैंकिंग रेगुलेशन लगती है। अच्छा, फॉर बैंक्स देयर कैन बी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स as Companies Act 956 या 2013 does not apply। मैं 1 मिनट में आया, आप लोग लिखिए इसे। राघव, हाँ जी। मॉर्गेज लोन क्या होता है? कौन से लोन? मॉर्गेज। मॉर्गेज लोन वो एक तरीके से ना अनसिक्योर्ड लोन की तरह होता है। जैसे नॉर्मल लोन्स लेते हैं ना, उनके अंदर जो है नाम्स होते हैं, नेचर्स होते हैं। जैसे सिक्योर्ड लोन्स होते हैं कि हमने जो है कोई सिक्योरिटी दे रखी है कि अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो जो वो है बैंक है, वो हमारी चीजों को जो है बेच के वो पैसे रिकवर कर सकता है। तो ऐसे मॉर्गेज जो है डिवेंचर्स वगैरह के लिए यूज होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, उसके लिए यूज होता है मॉर्गेज लोन। नाम होता है एक मॉर्गेज, तो उसको कहते मतलब हैं ये गिरवी लॉन्ग रख। टर्म लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म हाँ। लाइबिलिटी। हाँ बोलो ना, पूछो पूछो बेटे, बात करो, सही डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा। अच्छा देखो, मैं ये कह रहा था जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इश्यू हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू हो सकते हैं, ये बात कंपनीज एक्ट के लिए, यहाँ पे नहीं। बैंकिंग के लिए, बैंकों के लिए बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है 1949, उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। तो यानी यहाँ पर वो इशू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। अगला पार्ट है जी यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल के बाद में अगला बेटे रिजर्व एंड सरप्लस। अगला हेडिंग डालो। सर वो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वाला ना ना, लाइन भी आएगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होता ही नहीं है कभी ना। आओ जी, सर ये वो पीछे वाला वो नोट दिखा दो जरा, वो नोट करना है जरा। नोट नंबर 1 ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। अभी तो छोड़ के गया था मैं। सर इसके पहले वाला नोट दिखाना जो P&L के बाद किया था। अच्छा बेटा, अच्छा तो वही नहीं थी, मैं नेटवर्क चला गया था। ये लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फटाफट फोटो ले लो, है ना बेटा, ये वाला। हो गया सर। और ये वाला तो हो गया था ना, पीछे फॉर्मेट तो हो ही गया था। हाँ। चलो ठीक है, राघव ये हो गया ना। चलो आओ, फटाफट से डालो शेड्यूल नंबर 2, जो किस चीज का है जी, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का।
नोट कर लिया करो शैतानो। शेड्यूल नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक एक पॉइंट को समझते हुए लिखना। मैं इसीलिए ना किताब में से नहीं दिखा रहा इसको कि मैं किताब में से दिखाऊं, वहां से तुम्हें समझाऊं। समझ में तो तुम्हें आ जाएगा लेकिन तुम पक्का सो जाओगे। देखो, पार्टिकुलर्स, फिर वही है अमाउंट एज एट 31st March 2020, अमाउंट एज एट 31st March 2019। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें, इसमें भी बेटे 5 पार्ट हैं। स्टेचुरी रिजर्व, दूसरा पार्ट बेटा कैपिटल रिजर्व, फिर है नंबर 3 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 4 रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व। और लास्ट वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आओ जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखना शुरू करो। जैसे आपका स्टेचुरी रिजर्व है, एक मिनट, कहाँ गया ये रहा। अब जैसे आपका बेटे यहाँ पे स्टेचुरी रिजर्व है, इसमें भी क्या होगा, कुछ तो होगा हमारा पुराना ओपनिंग वाला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और फिर क्या होगा प्लस कुछ एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, और फिर क्या होगा इसमें से कुछ डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। कितना ओपनिंग में था, कितना नया ऐड हुआ, कितना इसमें से चला गया, ये नेट हमारा बाहर आ गया। यही चीज बेटे सभी में चलेगी। ओपनिंग, कितना एडिशन हुआ, कितना उसमें से डिडक्शन हुआ, क्योंकि बेटे डिपेंड करता है, हो सकता है वहां पे रिक्वायरमेंट हुई हो, जैसे कैपिटल नेचर का लॉस राइट ऑफ करना, स्टेचुरी रिजर्व, एसएलआर वगैरह फ्री हो जाना। मान लिया एसएलआर घट गई तो हो सकता है ना फ्री कर दे उस चीज को। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें भी हो सकता है नया नया इशू निकाला हो, एडिशन, या सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन हुआ हो।
यहाँ पे तो बेटे क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्योंकि तो वहीं पे हो चुका ना सारा काम इसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा सर ऐसे ओपनिंग और ये सब चीजें नहीं, क्योंकि वो सारा काम तो निपटा के तब क्लोजिंग बैलेंस आया हुआ है ना बेटे वहां से। तो ये आ गया हमारा टोटल। यही सेम चीज बेटे लास्ट ईयर की भी होगी। अगला नंबर फिर है अपना रिजर्व्स। शेड्यूल नंबर 3 पे मैं चल रहा हूं जी। शेड्यूल नंबर 2 आपने नोट कर लिया होगा। लो जी मैं शेड्यूल नंबर 3 पे चल रहा हूं। शेड्यूल नंबर 3 बेटे फटाफट से फॉर्मेट खींचो। पार्टिकुलर्स अमाउंट एज एट 31st March 2020, amount as at 31st March 2019। आओ जी, अब ये जो डिपॉजिट्स हैं बेटे इन डिपॉजिट्स को दो तरीके से, एक तो तरीका है ए और बेटे दूसरा तरीका है बी। एक्चुअली ये दोनों तरीके से इसको क्लासिफाई करके दिखाया जाता है, लेकिन अमाउंट इनकी एक ही रहती है। क्या मतलब सर? मान लिया ये अमाउंट है, लेट सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान ले ये है 10 लाख रुपए और फिगर्स लैक्स में है। आप सोचो जरा कितनी बड़ी फिगर होती होगी। मैंने कहा 10 लाख रुपए है और फिगर उसमें भी लैक्स में है, तो ये जो टोटल है यही टोटल यहाँ पे होगा। बस इसको देखने का तरीका हमारा अलग तरीके से है। क्लासिफिकेशन दोनों तरीके से एक ही शेड्यूल के अंदर कर दिया गया है, लेकिन इसका ये नहीं है कि हम इसको बैलेंस शीट में दो बार टोटल कर देंगे। कह रहे इधर से देखो तो कैसा दिखेगा, उधर से देखो तो कैसा दिखेगा। ठीक है, हाँ जी। आओ जी, क्या है जी बेटे मैं पहले सेकंड वाला तरीका दिखाता हूँ। सेकंड वाले तरीके में बोला है कि जो भी तुम्हारे डिपॉजिट्स हैं उनको हम इंडिया के हिसाब से डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांच इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इस हिसाब से देखना चाहते हैं। डिपॉजिट्स इंडिया में कितने हैं ब्रांचेस में, डिपॉजिट्स बाहर की ब्रांचेस में कितने हैं, डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया। ये जो सेकेंड वाला तरीका है ये इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया का तरीका है। ये जो पहले वाला तरीका है ये वो है जो हम नॉर्मली देखते रहते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है। कैसे भाई, बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट कितने हैं, कितने ऐसे हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब बेटे ये मत सोचो कि पैसा जमा करा, बेटे हमारे पास किसी का जमा है। हम कौन? बैंक। हमारे पास लोगों ने जमा करा रखा है और वो डिपॉजिट वो कभी भी मांगने आ सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट जैसे बेटे सेविंग में डिपॉजिट होता है ना, वो कभी भी आ सकते हैं। सेविंग में डिपॉजिट हो सकता है, कैश क्रेडिट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कभी भी आ सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स किससे? पब्लिक से
या फिर बैंक से हो सकता है हमने किसी ने भी हमारे यहाँ पे जमा कर रखा हो, फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अदर्स। और क्या है जी, जो हमारे यहाँ डिपॉजिट है जो हमें देना पड़ना है फ्यूचर में, कह रहे तो डिमांड वाले हैं। दूसरा है तुम्हारा सेविंग डिपॉजिट, इसने सेविंग वाले को अलग से क्लासिफाई कर दिया, सेविंग डिपॉजिट्स। एक है तुम्हारे एफडी वगैरह कराते हैं ना कोई, हाँ, उसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, जिसमें एक टर्म जुड़ी हुई है, एक पीरियड जुड़ा हुआ है, जिसमें कि भाई इतने पीरियड तक वो पैसा यहाँ पर रहेगा, एफडी फिक्स डिपॉजिट। ठीक है जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी को तो हम बोला करते हैं क्या भाई, इसी को तो हम बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, और ये कौन सा है बोलो, टाइम लायबिलिटी, जिसको हम बात कर रहे थे ना, एनटीडीएल, नेट डिमांड, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वही टाइम लायबिलिटी, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। बस इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आते होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, ये क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे मैच्योर डिपॉजिट हैं, जिनकी एफडी की डेट एक्सपायर हो चुकी है लेकिन अभी तक वो बंदा पैसा लेने नहीं आया, तो ये कहाँ पे आएंगे जी, इसी में आएंगे, वो कभी भी आ सकता है जी, डिमांड डिपॉजिट। शेड्यूल नंबर 4 पे चलना है जी। क्वेश्चंस में हमें यही सब चीजें मिलने वाली हैं, बस हमें उन क्वेश्चंस में से छांट करके उन चीजों को यहाँ पे लिख देना है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। जैसे आप दूसरे वाले फाइनल अकाउंट में करते आए हो हमेशा। क्या मैं चलूं आगे? यस, बच्चों ने नोट कर लिया है। अब मैं चल रहा हूँ शेड्यूल नंबर 4 पे। बेटे फटाफट से फॉर्मेट खींचो। शेड्यूल नंबर 4, बोरोइंग्स मतलब उधार। ये कहते हैं, इसको तो आप दो ही कैटेगरी में डालो। बोरोइंग्स इन इंडिया, बैंक ने भारतवर्ष में, इंडिया में बोरोइंग्स कितनी कर रखे हैं, बोरोइंग्स इन इंडिया, और दूसरा वाला पार्ट है इसमें बोरोइंग्स आउटसाइड इंडिया। बोरोइंग्स इन इंडिया कहां से भाई? सबसे पहले तो आरबीआई का बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितना ले रखा है? बैंक ने लोन ले रखा है, बैंक के पास बोरोइंग्स है। बेटे बोरोइंग्स और एडवांस में कुछ फर्क होता है? यस, एडवांस ये देता है, बोरोइंग्स ये लेता है। फ्रॉम आरबीआई, बी पार्ट, फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर बैंक्स, और बेटा सी पार्ट, कह रहे इनके अलावा जो अदर बोरोइंग्स हैं पब्लिक से, नहीं नहीं, पब्लिक से बैंक थोड़ा मांगता है, पब्लिक से जो पैसा आएगा तो डिपॉजिट्स के थ्रू आएगा। तो फिर अदर बोरोइंग्स, जैसे एग्जांपल, बैंक ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, डिबेंचर्स इशूड, और क्या हो सकता है?
कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहां से बैंक ने लोन दे रखा है, इसका टोटल ए और बोरोइंग आउटसाइड इंडिया टोटल बी और एक है बेटे टोटल ए प्लस बी। चले क्या आगे, शेड्यूल नंबर 4 तो हो गया जी। अब हम चलेंगे जी शेड्यूल नंबर 5 पे। लो जी, शेड्यूल नंबर 5, अमाउंट एज एट 31st March 2020, अमाउंट एज एट 31st March 2019, particulars लिखो बेटे। नंबर 1, जितने भी हमारे बिल्स पेबल हैं सर बैंक के बिल्स पेबल, क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा कर दी बस अब तो। आपने याद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, यस बैंक भी तो इशू करता है, क्या क्या बोलो, डीडी, ओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यस ये भी तो एक तरह का बिल्स पेबल ही है, डीडी इशू करता है। और सोचो जरा, ट्रेवलर चेक्स इशू करता है, और क्या होता है, बैंकर्स चेक और क्या होता है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर कोमा पे स्लिप एक्सेट्रा, ये सब वो हैं जो बैंक ने इश्यू कर रखे हैं जो बैंक के लिए एक लायबिलिटी का काम कर रहे हैं। नंबर 2, लेकिन क्योंकि ये लायबिलिटी ऊपर वाली किसी में क्लासिफाई नहीं हो सकती थी, इसलिए ये यहाँ पे आएगी। सेकंड वाला पार्ट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, किसको बोलते हैं जी, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, और इनका वो भी नेट आएगा, नेट। जब बैंक ने अपनी दूसरी किसी ब्रांच से लोन ले रखा हो उसको बोलते हैं बेटे इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। नंबर 3, जितने भी हमारे पास डिपॉजिट्स हैं या बोरोइंग्स हैं, सब पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स जो हमें देना है उनकी बात हो रही है। जितना भी हमारा इंटरेस्ट हो चुका है इन पे एक्रूड, या ब्रैकेट में बोलो आउटस्टैंडिंग, तुम्हारे को आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है ना, एक्चुअली क्या है ना, आउटस्टैंडिंग वर्ड हमने कई बार ना क्या कर लिया, प्रैक्टिस करते करते हमने इसको लायबिलिटी के लिए समझा, बस खाली लायबिलिटी के लिए आता है और एक्रू वर्ड सिर्फ इनकम के लिए आता है, हम ऐसा मान लेते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं मानना।
एक्रूअल बेसिस पर, टाइम बेसिस पर खर्चा बुक होता है, ड्यूअल बेसिस पर, ठीक है। तो ये उसके लिए लिखा है, जो भी हमारा खर्चा बन चुका है, ड्यू हो चुका है या नहीं ड्यू हो चुका है, ड्यू और नोट ड्यू दोनों तरह के, ड्यू और नोट ड्यू दोनों तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा जी। जैसे बेटे मान ले किसी ने एफडी कराई 4 साल की, अभी 3 साल हुए, 2 साल हुए, 1 साल हुए, तो यहाँ तक का इंटरेस्ट हम उसको देना तय तो हो गया ना लगभग। भले वो 4 साल से पहले नहीं बोल सकता, हमारे से ड्यू नहीं हो सकता, राइट टू एनफोर्स उसको 4 साल के बाद में मिलेगा, लेकिन अभी इस टाइम पर ड्यू तो हो ही चुका, मतलब एक्रू तो हो ही चुका है ना। आओ जी नंबर 4 अगला पार्ट कह रहे हैं जिसका कोई नहीं उसका अदर इंक्लूडिंग प्रोविजंस। कह रहे जो भी और लायबिलिटी है जो ऊपर कवर नहीं हो रही है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और प्रोविजंस को भी हम यहीं पे लिखेंगे। सब प्रोविजन कौन कौन सी होंगी बेटे, बहुत सारी प्रोविजन यहाँ पे होती है। मैं लिखना शुरू करता हूँ नाम जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है, पूरी लिस्ट भर जाएगी लगभग। लो जी, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ उन नाम को लिखने के लिए जो जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात एग्जाम्पल प्रोविजंस के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स कोमा, प्रोविजन या रिजर्व फॉर बैड डेट्स बोलते हो ना, डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और क्या होगा बेटे, प्रपोज डिविडेंड, आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। हालांकि हमारे कंपनीज एक्ट में प्रपोज डिविडेंड अब वो लोग उसमें क्या करते हैं, एएस उसमें 4 में, चलो खैर वो वहीं बताऊंगा, एएस 4 में जो बात आती है। हाँ, प्रपोज डिविडेंड ये भी एक तरह का यहाँ पे क्या प्रोविजन। नेक्स्ट, या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड, आओ जी, ऑल प्रोविजंस प्लीज आप नोट कीजिए। दादा जी बोलो। देखो, बोलो यूजुअली पार्टनर्स लोन रहता है अगर क्या, एक मिनट डिसोल्यूशन दोबारा बोलो, आवाज कट गई आपकी। हाँ जी। डिसोल्यूशन चैप्टर की बात कर रही हूँ, पार्टनरशिप का। अगर पार्टनर का लोन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको बैंक के थ्रू पे करते हैं, ठीक है। और मॉर्टगेज लोन दिया हुआ है एज अ लायबिलिटी। इट्स एन आउटसाइडर्स लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। हाँ, इट शुड बी तो शोन इन द लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, लायबिलिटी अकाउंट। और हमें उसको भी पे करना पड़ेगा, और हम उसको वहां पे बैंक से नहीं पे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, हम बैंक से नहीं पे करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, जैसे हमारा हमने वो किया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, तो पहले उसका जो है हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बुक ट्रांसफर वैल्यू करने पे के, ट्रांसफर हाँ, करेंगे। फिर उसका हाँ, पेमेंट करेंगे। अगर बोल देगा कि हम इतने में पेमेंट कर रहे हैं तो उतने में पेमेंट होगा, और अगर वो बोलता है कि नहीं हमें इतने में पेमेंट नहीं कर रहे तो हम बुक वैल्यू पे ही उसका पे कर देंगे, एज्यूम करके पे कर देंगे। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है या पार्टनर्स का लोन होता तो वो जो है बैंक अकाउंट से या फिर कैश अकाउंट से पे हो जाता। आओ जी, इसका बेटे टोटल, इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे टोटल। इसके बाद है हमारा अगला शेड्यूल। अगला शेड्यूल बेटे, अब हमारे शेड्यूल शुरू हो चुके हैं असेट साइड वाले शेड्यूल।
शेड्यूल नंबर 6। लो जी, अरे सत्य भी आई हुई है क्लास में, अच्छा। particulars amount as at 31st March 2020 as at 31st March 2019। लो बेटे, शेड्यूल नंबर 6। बेटे नंबर 1 मतलब आरबीआई, एक तो देखो कैश और बैंक बैलेंस विद आरबीआई, इस शेड्यूल का नाम क्या है? एक तो जी तुम्हारे पास जो कैश है वो बताओ। आपको पता है आप लोग जब इंटरनल ऑडिट पे जाओगे, आप लोग का जो कॉन्करेंट ऑडिट होता है, आप लोगों को कैश भी सरप्राइज वेरीफाई करना पड़ता है। और सरप्राइज चेकिंग में अगर फंस गया तो आप रिपोर्ट कर दोगे तो बहुत गलत हो जाएगा उनके साथ में। तो कई बार थोड़ा सा लिबर्टी एंड पे आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा उनकी हेल्प कर देते हो कि भैया जो कमी पेशी है उसको पूरा कर दो, नहीं तो फिर तुम गए। कैश इन हैंड, इसमें सारी चीजें इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी नोट्स। नंबर दूसरा पार्ट, बैंक बैलेंस विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैंक का क्या होता है बेटे, करंट अकाउंट खुला हुआ होता है, और या हो सकता है कोई और अकाउंट खोले। क्या हो सकता है जी करंट अकाउंट के अलावा? अदर अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटे, सीआरआर करंट में ही रहता है। आओ जी, टोटल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में बैंक ने कौन कौन सा बैंक बैलेंस रख रखा है, एक तो ये अपनी डिटेल बताएंगे शेड्यूल नंबर 6 में, और साथ में ये कि भाई बैंक में फिजिकल कैश कितना है। अगला शेड्यूल, लो बेटे मैं अगला शेड्यूल सामने ला रहा हूँ स्क्रीन पे, फॉर्मेट खींचो आप लोग तब तक। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। particulars amount as at 31st March 20, amount as at
31 मार्च 19। देखो बेटे, इसमें दो पार्ट में है। एक तो है इन इंडिया, आओ जी। एक तो है बेटे इन इंडिया। इन इंडिया में नंबर 1 बैलेंस विद बैंक्स इन करंट अकाउंट, और बी पार्ट है अपना इन अदर डिपॉजिट्स अकाउंट। बेटे करंट अकाउंट में और दूसरे डिपॉजिट अकाउंट में, भाई दूसरे बैंक्स के पास में बैलेंस है इन करंट अकाउंट और इन अदर डिपॉजिट के फॉर्म में। नंबर 2, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसकी डिटेल भी दो इंडिया में। ये होता क्या है जी? भाई जब हम कभी किसी को वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लोन देते हैं, जैसे कि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, बहुत छोटा जो जिसमें टर्म होता है शॉर्ट नोटिस, उसको हम बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। और ये किस तरह से हो सकता है? भाई बैंक आपस में लिए ले देते हैं। कभी कभी होता है ना कि भाई पता चला अरे अफवाह फैल गई, बैंक फेल होने वाला, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कई बार बैंक भी, और नहीं तो फिर आरबीआई आएगा। हाँ जी, विद अदर बैंक्स भी और विद अदर इंस्टीट्यूशंस। यही बात है बेटे अब आउटसाइड इंडिया के लिए। नंबर 2, आउटसाइड इंडिया। इन तीनों को अब एक साथ लिख दिया, 1 2 एंड देन 3। कह रहे इन करंट अकाउंट, बाहर आपने रख रखा है पैसा, एक बैंक का दूसरे बैंक में पैसा पड़ा है आउटसाइड इंडिया। करंट अकाउंट में कितना है, कितना है वो डिपॉजिट्स अकाउंट में। और कितना है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस की फॉर्म में, जहां पर आप बहुत छोटे टाइम के लिए लोन दे रहे हो। ये हो गया आपका टोटल ए, ये हो गया आपका टोटल बी, ये हो गया आपका टोटल ए प्लस बी। नेक्स्ट वाला शेड्यूल कौन सा होगा जी? ये शेड्यूल कौन सा था? शेड्यूल नंबर 7 था, तो अगले वाला होगा शेड्यूल नंबर 8, और उसका नाम क्या है जी? इन्वेस्टमेंट्स। शेड्यूल नंबर 8।
amount as at 31st March 2020, amount as at 31st March 2019, particulars. बेटे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स को दो तरीके से ये लोग देखते हैं। पहला पार्ट आउटसाइड इंडिया, सॉरी इनसाइड इंडिया, इन इंडिया, और दूसरा आउट इंडिया। हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। किस किस फॉर्म में भाई? सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट वाली है, जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं, या फिर भाई जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा। दूसरे वाला पार्ट जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं इन सब्सिडियरी कंपनीज या फिर बेटे जॉइंट वेंचर। नंबर थर्ड, others in other investments like क्या? गोल्ड, कमर्शियल पेपर्स, या फिर कोई और अदर एक्सेट्रा। कह रहे जो भी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में वो यहाँ लिख दो, जो सब्सिडी है जॉइंट वेंचर किसी में कर रखा है तो यहाँ लिख दो, बाकी सारा यहाँ लिख दो। ये हो गया जी टोटल ए, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, टोटल ए। बोलो दूसरा क्या होगा? और इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। लो जी, फिर से वही कहानी इसमें। सिक्योरिटीज नंबर 2, सब्सिडियरी ऑब्लिक जॉइंट वेंचर, और बेटे नंबर 3 अदर्स। टोटल बी, टोटल ए प्लस बी। अगला शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल नंबर 9, जिसका नाम है एडवांसेस। इसमें वो सारी चीजें आएंगी भाई जहां पे आपने पैसा दे रखा है। शेड्यूल नंबर 9, जितने भी बैंक के आपको लोन याद आए, ये लोन देता है बैंक, ये लोन देता है, वो लोन देता है, वो सब इसी के अंदर आने हैं।
और कमाल की बात, इसको भी बेटे अलग अलग तरीके से देखना होता है, और तीनों का टोटल, मतलब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन 3 तरह से कर रखा है और तीनों का टोटल सेम रहेगा। क्या मतलब? मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, एक जगह पढ़ा था हमने एक जगह पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन करने का तरीका कुछ ऐसा है, दोनों का टोटल सेम रहेगा। कहाँ गया जी, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये इस एडवांसेस को 3 अल्टरनेटिव तरीके से देखना चाहेंगे, ठीक है? जैसे इंडिया वाले एडवांस कितने, बाहर वाले कितने, एक तो ये। दूसरा तरीका बताओ, हमने हाउसिंग वाले कितने दे रखे हैं, बिजनेस वाले कितने। दूसरा तरीका ये हो गया, क्या कहा, इन एडवांसेस को देखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एडवांसेस जितने हैं रहेंगे उतने ही। इनको 3 तरह से इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है, और क्लासिफिकेशन भी इस हिसाब से है कि क्लासिफिकेशन होने के बाद में उनको जब आप देखोगे तो वो उनका टोटल हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं ए, जिसको हम बोलते हैं ए, लो जी लिखो, बिल्स परचेज्ड, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, ऐसे बिल जो इसने परचेज कर रखे हैं। अच्छा, इसका हेडिंग तो डले नहीं, particulars amount as at 31st March 2020, amount as at 31st March 2019, bills purchased and discounted। और क्या बेटे, कैश क्रेडिट, भाई सीसी लिमिट जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, कैश क्रेडिट। इसके बाद ओवरड्राफ्ट, सीसी, कैश क्रेडिट लिमिट मैंने बोला, ओवरड्राफ्ट लिमिट। सच बताऊं तो जब तक मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि सीसी लिमिट और ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते किसे। सीए बनने के बाद भी ये पता नहीं होता, क्योंकि सब लोगों को बैंकों में इतनी चीजें नहीं मिलती देखने को। जब ऑडिट में चला तब जाके पता चला इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये डेटर के अगेंस्ट में होता है, वो गुड्स के अगेंस्ट में होता है। गुड्स और डेटर वो दोनों के अगेंस्ट में होता है सीसी वाला, और ये सिर्फ डेटर में। अच्छा, फिर अगला और क्या जी, टर्म लोन। जितने भी बैंक ने टर्म लोन्स दे रखे हैं वो सब यहीं पे आएंगे, इंक्लूडिंग, चाहे वहां पर ओवर ड्यू क्यों ना हो, ठीक है? फिर दूसरा तरीका इसी को देखने का, मतलब ये जो है इन्हीं को, दूसरा तरीका। अच्छा, और क्या हो सकता है यहाँ पे, हाउसिंग लोन आ सकता है, और भी कोई भी लोन जो भी तुम्हें याद है, मुद्रा और ये फलाना और ये सब सब यहीं पे आ सकता है। टोटल बी पार्ट कह रहे हैं, दूसरा तरीका है इसको देखने का, सिक्योरिटी। क्या मतलब, इसी को देखने का तरीका एक और है, क्या इनके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी रख रखी है क्या कुछ? हाँ, सिक्योरिटी रख रखी है।
हो सकता है कोई अनसिक्योर्ड हो। हाँ, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर, सिक्योर्ड बाई टेंजिबल असेट्स कहते हैं। जो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट्स है वो कितने हैं। नंबर 2, एक और लोन होते हैं जो आजकल बड़े फेमस है, मुद्रा। सर हमने तो देखा है, क्या देखा है पता है उसमें क्या होता है, बैंकों को टारगेट दिए जाते हैं बकायदा, बैंकों को बकायदा टारगेट दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें इतने लोन तो करने करने, क्योंकि बैंक ने जो सस्ते ब्याज पे पब्लिक से पैसा उठा रखा है उसको ब्याज देना देना है। तो बैंक के मैनेजरों को हमेशा टारगेट दिए जाते हैं कि आपको महीने का टारगेट ये है, इतने एडवांसेस ये यहाँ तक पहुंचाने। तो सुनना बात ध्यान से, इस टाइम पे सबसे क्रिटिकल स्टेज है कई कई चीजों में। अब मैनेजर बेचारा अगर मुद्रा लोन ना दे, जो मैं अब लोन लिखाने जा रहा हूँ मुद्रा के बारे में बात कर रखी है, मैनेजर अगर लोन ना दे तो आफत, उसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे जी, वो काम अच्छे से नहीं कर रहा हो जी। अगर वो दे तो इनमें सिक्योरिटी नहीं होती। ये जो 10 लाख रुपए तक के मुद्रा होते हैं इनमें बेटे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। 10 लाख से ऊपर जो होता है उसको कुछ और बोलते हैं, मैं नाम भूल गया अचानक से, स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, उसको बोलते हैं स्टैंड अप वाले लोन। इनमें बेटे सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी टेंजिबल एसेट्स प्रॉपर्टी उसमें चाह के भी नहीं रख सकते, मतलब रूल ही उसका ये है। तो उसमें क्या होता है, कह रहे हैं उसको ना गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी दे रखी होती है। तो ये जो लोन अब मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, वो उन्हीं के बारे में बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिक्योर्ड बाई गवर्नमेंट गारंटी, ईसीजीसी। बाद में क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, इसको लिख लो यहाँ पे, ईसीजीसी कवर। अच्छा, यानी बैंक का वैसे नुकसान नहीं है, नहीं गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी दे रखी है, अगर डूबेगा तो बैंक दे देगा, फिर इसलिए बैंक मैनेजर खुल के कर सकता है, इस चीज को दे सकता है। हालांकि समझदारी की वो पूरी ध्यान रखता है। आजकल पता है सबसे ज्यादा एनपीए इसी में है, सबसे ज्यादा इसमें। क्यों? इसमें आसानी से लोन मिल जाता है, 4-5 महीने की जीएसटी रिटर्न लोग भरते हैं और क्या करते हैं, वो लोन लेने के लिए अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन ही ये है कि हम नए वाले बिजनेस को देंगे, पुराने बिजनेस को नहीं देंगे। लेकिन बैंक में पता है क्या होता है, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा तुम्हें मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई बैंक ऑडिट में स्कोप रहता है, 90% तो तुम्हारा बैंक ऑडिट इन एडवांसेस पे घूमता है। 90% इन एडवांसेस के बारे में बहुत जरूरी है कि तुम बहुत सारी चीजें देखो, जैसे हाउसिंग लोन है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है, कैश क्रेडिट लिमिट है। इन सब में क्या होता है बेटे, इनके डॉक्यूमेंट बहुत बारीकी से चेक करने होते हैं। और अगर आपने कंट्रोल इस चीज पे बना लिया बारीकी से चेक करने का, तो बैंक ऑडिट में आप ना बहुत अच्छे से तसल्ली वाला बैंक ऑडिट करोगे कि बैंक को एकदम रियल सिचुएशन उसकी, आरबीआई को ना एकदम रियल सिचुएशन उसकी दिखा दोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैं अगली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ये इसमें गारंटी किसकी है, ईसीजीसी की। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनपीए इसी में चल रहा है आजकल, क्योंकि बेचारे मैनेजर के ऊपर टारगेट आए थे इन्हीं चीजों, तो उन्होंने भी खुल के बांटे, लोग खुल के बांटे, लोग भी खुल खुल के पैसे लेके, ये लो भाई लाओ दो, हाँ ले डाल। अब क्या हुआ, वो कर गए, मिल ही नहीं रहा बेटे अब लोन। अब क्या हो रहा है, वो पैसे डाइजेस्ट कर गए और बेचारा मैनेजर चक्कर काटे काटे वो सारे के सारे एनपी में जा रहे हैं। ज्यादातर 45 से 50% बैंक जो डूब रहे हैं वो इस वाले पोर्शन से डूब रहे हैं, क्योंकि एनपीए हो रहा है खुल्लम खुल्ला एकदम। ठीक है, अगले वाला है अनसिक्योर्ड लोन। सर ये कौन सा अनसिक्योर्ड, ये भी तो अनसिक्योर्ड था। हाँ ये अनसिक्योर्ड है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी मैंने क्यों बोली, सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो रखवा नहीं रहे। लेकिन ये क्या है, देखो पहले वाले में बेटे क्या है, प्रॉपर्टी रखवा रहे हैं, यस प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट्स रखवा रहे हैं, यस। दूसरे वाले में गवर्नमेंट ने कहा तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, बस ये मैं हूं ना वाला लोन है। और ये क्या है, अनसिक्योर्ड लोन, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कोई मैं हूं ना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर
एनपीए हो जाएं। ये है बेटे दूसरा तरीका इन एडवांसेस को देखने का, ठीक है। और ये है सी पार्ट, ये तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका है बेटे इसको देखने का। गवर्नमेंट बेटे हाँ इसमें हेल्प नहीं करती गवर्नमेंट। अच्छा इनके लिए बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट इसमें हेल्प नहीं करती क्या? हाँ गवर्नमेंट तो कर तो रही है। गवर्नमेंट कह रही है बैंक तू टेंशन मत ले, तेरे को पैसे मैं दे दूंगी, बस यही हेल्प है इसकी तरफ से। हाँ जो जितना उसने गारंटी दी ना 50% 40% जो भी है वो उतना कवर वो यहाँ तक देती है। सी पार्ट ये है आपका, ये कहते हैं इन एडवांसेस को देखने का एक और तरीका है जी। क्या? एडवांसेस इन इंडिया। दूसरा है एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। एडवांसेस इन इंडिया बेटे, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। कह रहे प्रायोरिटी सेक्टर, बाद में बात करेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, एक मिनट, हाँ तो मैं कहा था, ये रहा एडवांसेस इन इंडिया। इसमें बेटे प्रायोरिटी सेक्टर और फिर पब्लिक सेक्टर और किसी और बैंक को दे रखा है क्या? नंबर 3 बैंकिंग सेक्टर। कितना आपने बैंकिंग सेक्टर को दे रखा है? मतलब ये तीन तरीके हैं देखने के एडवांसेस को। और अदर्स, और आउटसाइड इंडिया में ड्यू फ्रॉम बैंक्स, नंबर 2 ड्यू फ्रॉम अदर्स। ये बेटे तीसरा तरीका होता है इसको देखने का। क्या कह रहे हो? और पढ़ाओ, ठीक है। लिखो जल्दी से शेड्यूल नंबर। राघव बार बार मैसेज भेज रहा है, सर प्लीज आप 3 घंटे और पढ़ाना आज। शेड्यूल नंबर 10। हेडिंग डालो बेटे फिक्स्ड एसेट्स। मैं छोड़ देता लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो चलो ठीक है। शेड्यूल नंबर 10। पार्टिकुलर्स,
as at 31st March 2020 as at 31st March 2019. कितना दुखी हो रहा है देखो कैसे हाँ अब हंस पड़ा तो चल अब कर आओ लिखो फटाफट से ए चलो कोई नहीं अगली क्लास में करेंगे ठीक है ना कोई नहीं ज्यादा दुखी नहीं करते इसको भी सत्य ने तो कैमरे पे ये शटर डाल रखा है कभी भी आ जाती है क्लास में देखा मैंने तो वेटिंग रूम इसीलिए हटा दिया ताकि आराम से आ जा सके इसको घूमने में कोई दिक्कत ना हो सत्य घूमना फिरना सही चल रहा है बेटे क्लास के अंदर आना जाना अब तो आराम से हो जाता है बोलो कुछ बोलो तो सही चलिए रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए मैं क्लास ओवर करता हूँ ओके